हजारी प्रसाद द्विवेदी की शिक्षा तो साधारण ही थी, है ना। वो संस्कृत विद्यालय का अध्ययन करते थे। संस्कृत की जो है वो उपाधि भी उनको मिली थी। शिक्षा वैसी नहीं जैसे कि कई सुनी जाती है और दूसरे लोगों की। हालांकि बाद में उनको डीलिट और डॉक्टरेट और ये वो जाने क्या क्या, फिर वो जो वैसा यहाँ चंडीगढ़ में पंजाब विश्वविद्यालय में भी वो कुछ समय तक रहे थे, यहाँ भी वो रहे थे। और यहाँ वो इंटरव्यू देने के लिए आए थे। और जो इंटरव्यू लेने वाला जो बोर्ड था उसमें डॉक्टर नगेंद्र भी थे। और जब एक प्रत्याशी के रूप में जब हजारी प्रसाद द्विवेदी कमरे में घुसे तो डॉक्टर नगेंद्र खड़े हो गए। इंटरव्यू देने वाले के स्वागत में खड़े होकर के हाथ जोड़ करके अभिवादन कर रहा है। ये रिकॉर्ड जो है वो हजारी प्रसाद द्विवेदी का ही था, है ना। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जो है बलिया के थे और बहुत सामान्य संस्कृत के विद्वान थे। संस्कृत पढ़ी थी उन्होंने वहाँ, और मेधावी थे। जैसे बनारसीदास चतुर्वेदी विशाल भारत के संपादक थे, तो दिनकर को वह तुरंग देना, दिनकर जी कभी भूले नहीं, कभी नहीं भूले। पंडित बनारसीदास चतुर्वेदी, देखो वो बात दूसरी है कि उनसे खुल्लम खुल्ला कभी कभी वो जो हंसी मजाक में उनसे कुछ भी कह लो, विधुर कह लो, कुछ कह लो, अब वो कह देते थे। ये तो उनकी आपस की बात है, वो तो उनकी आपस का लेन देन, वो मजाक कर तो बनारसीदास जी खुद ही मजाक को मंजूर करते, मजाक उन्हें अच्छा लगता था। और फिर वो कहते थे दिनकर जी ने आज हमसे ये बात कही। तो वो बात अलग है, लेकिन दिनकर जी उनके उस उपकार को कभी भूले नहीं भाई साहब। क्योंकि दिनकर जी के प्रति जो है ईर्ष्या रखने वाले तो थे ज़्यादा। अच्छा। और दिनकर जी को लाड़ करने वाले कम थे। जब ये रेणुका जब निकली तो जो शीर्षक उन्होंने दिया विशाल भारत में, उसने उनको ऐसा उठा दिया कि दिनकर जी ने कहा, दिनकर जी ने लिखा है वो, मैंने तो वैसे फेसबुक पर तो मैंने लिखा भी है, फेसबुक पर मैंने उसको लिखा भी है। यही बात वात्स्यायन जी के साथ थी। वात्स्यायन जी को जब उनके पीछे पुलिस पड़ी हुई थी ना, तो C.F. एंड्रूज को कहा था, उन्होंने चिट्ठी लिखी थी। C.F. एंड्रूज अंग्रेज था। उन्होंने कहा आप एक ऐसे ढाल बन सकते हैं जिसकी ढाल की छाया में ये प्रतिभा मरेगी नहीं, इसको बुला लो वरना ये प्रतिभा मर जाएगी, इसको चुपचाप बुला। तो वात्स्यायन जी को उन्होंने चुपचाप अंग्रेज के पास भेज दिया, C.F. एंड्रूज। तो C.F. एंड्रूज के पास जो है वो कोई डर नहीं था, क्योंकि वो तो अंग्रेज थे ना। अंग्रेज सरकार, क्योंकि ये तो हमारा ही आदमी है ना। उन्हें क्या खबर कि क्रांतिकारी को छिपा रखा है इसने। तो ऐसा हुआ, शांति निकेतन में उनको बुलाया। इसी प्रकार से हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को उन्होंने शांति निकेतन में बुलाया। ये बनारसीदास विशाल भारत के संपादक थे। विशाल भारत एक ऐसा पत्र बन चुका था जो बाद में किसी जमाने में धर्मयुग का धर्मवीर भारती का धर्मयुग था। उस जमाने में विशाल भारत था जो भारत के बाहर भी कवर करता था हिंदी को। अब उनका जो है वो ऐसा वक्त भी आया जब वो शांति निकेतन में रहे हिंदी भवन के लिए, बनारसीदास चतुर्वेदी। तो जब हिंदी भवन में रहे तो उनका गुरुदेव के साथ बहुत नज़दीकी संबंध बन गया, रविन्द्रनाथ टैगोर के साथ बहुत नज़दीकी संबंध बन गया। जब हिंदी भवन बन रहा था तो उन्होंने कहा मैं हजारी प्रसाद द्विवेदी को यहाँ बुलाना चाहता हूँ। तनख्वाह कम थी, लेकिन दिनकर द्विवेदी जी ने कहा कि नहीं, मैं तनख्वाह की ध्यान नहीं रखूँगा, मैं आ जाऊँगा। और दिनकर जी चले गए वहाँ, द्विवेदी जी चले गए वहाँ। जब द्विवेदी जी वहाँ चले गए हैं तो देखो आदमी मस्तिष्क, जैसे मैंने कपिला वात्स्यायन की बात करी थी नहीं, है ना, इनका सोचने का तरीका दूसरा होता है ना। यहाँ के साहित्य अकेडमी के सेक्रेटरी का सोचना दूसरा है। तो उनका अब वो विश्व कवि क्यों है वो, और गुरुदेव वो क्यों है,
उसका सोचने का तरीका दूसरा है, सोचने का तरीका अपना अपना होता है भाई साहब। अब जो जिस स्तर पर है वो उस स्तर पर सोच रहा है। हजारी प्रसाद द्विवेदी शांति निकेतन चले गए और वहाँ का जो स्टाफ था, एक चुना हुआ स्टाफ था, मतलब शीर्ष स्टाफ था वहाँ का, खेती मोहन सेन। तो वहाँ गुरुदेव के साथ और खेती मोहन सेन के साथ आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, अब क्या है कि यहाँ का हिंदी का आदमी हिंदी में रह रहा है, वो हिंदी बेल्ट से आगे चला गया, उसका जो क्षेत्र है वो वैश्विक है, उसकी जो मेथोडोलॉजी है वो वैश्विक है, उसका सोच वैश्विक है। उस मेथोडोलॉजी को हजारी प्रसाद द्विवेदी ने ग्रहण किया। कलकत्ता का पानी हजारी प्रसाद बनारसी चतुर्वेदी जी को भी रास नहीं आया था। एक वक्त जब वो बीमार रहने लगे तो भोजनों रहे, लेकिन फिर ऐसी स्थिति आई तो मधुकर शाह जो ओरछा महाराज थे, ओरछा की रियासत के राजा थे, वो वहाँ गए। उन्होंने देखा बनारसी दास ओरछा महाराज उनसे पढ़ चुके थे इंदौर के डेली कॉलेज में, तो वो उनको गुरु मानते थे। उन्होंने कहा गुरुजी आप छोड़ दो कलकत्ते को, विशाल पर छोड़ दो, मैं पत्र दूसरा दे दूंगा आपके लिए। तो मधुकर नाम का पत्र निकाला उन्होंने वहाँ से टीकमगढ़ से, तो वो छोड़ करके चले। अब यही बात हजारी द्विवेदी जी के सामने हुई। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी जो है भाई, एक तो तनख्वाह भी कम थी, इधर बनारस यूनिवर्सिटी में जब जगह बनी तो उन्होंने कहा सरकारी वो है तनख्वाह, वो उसमें तो ये जो है वो बंधी हुई वो है, इसका तो ये स्केल है, ये स्केल जो मिलना है हमको वो तो मिलना है। तो वो जो है वो बनारस यूनिवर्सिटी में आ गए। बनारस यूनिवर्सिटी में जब आ गए ना, तो बनारस में जो है वो ये राय है, ये भूमिहार ब्राह्मण है, ये फलाना ब्राह्मण है, ये फलाना ब्राह्मण है, ये फलाना ब्राह्मण है, ब्राह्मणों में ही 1000 ब्राह्मण है। ये तो बड़ी मुसीबत की बात। और फिर उन ब्राह्मणों का सोच कैसा कि ये तो शास्त्र में ये लिखा है, ये तो शास्त्र में अब यार सब कुछ शास्त्री थोड़े ही है ना। अब ये लोक की पृष्ठभूमि, रविंद्रनाथ टैगोर लोक का प्रतिपादक था भाई साहब, रविंद्रनाथ टैगोर। अब ये इस बात को जान चुके कि नहीं ये शास्त्र जो है वो लोक में ही रहता है, लोक से ऊपर नहीं है, इस बात जानते। इन्होंने लोक और शास्त्र को मिलाकर के चल रहे थे हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। वो जो मेथोडोलॉजी वही तो गुरुदेव वाली थी, बंगाल में वो रहे थे, वही सारी स्थिति थी। तो इसमें लिखा हुआ है कि मैं गुरुदेव की बुराई नहीं सुन सकता, मैं क्या करूं। तो उन्होंने कहा भाई कान बंद कर लो, और क्या है, झगड़े की क्या जरूरत है, या झगड़ा हो तो फिर हाथ में बल हो तो झगड़ा करो, दंड दे उसको, या दंड देने के सामर्थ्य नहीं तो कान बंद कर लो। ये सारी बातें इसमें है ये। अच्छा खैर, तो वो अच्छा अब तो गई, अब आ गए। और यहाँ वो जो पॉलिटिक्स है ना, वो जात वाली जो पॉलिटिक्स है, उस पॉलिटिक्स ने दुखी किया। तो इसमें ही लिखा हुआ है, पंडित जी मैंने बड़ी भूल कर दी, मैं शांति निकेतन छोड़ करके चला आया, मैं किस झगड़े में फंस गया हूँ, यहाँ तो बड़ा मुश्किल मामला है। ये डामर सिंह वगैरह उसी दौर में उनके शिष्य बने थे, और इन्होंने फिर वो ये ठाकुरों को 4 ठाकुर उन्होंने अपने चेले बनाए थे वहाँ उसमें बनारस में रहते हुए, क्योंकि वहाँ की लॉबी से वो दुखी हो गए थे। तो इतनी दुखी हुए कि फिर उन्होंने चंडीगढ़ में जो है वो जगह जब निकली तो उन्होंने कहा भाई हम चंडीगढ़ चलें। तो कुछ समय के लिए यहाँ भी वो रहे थे। बाद में फिर वो जो लखनऊ का जो ग्रंथ एकेडमी है उसके अध्यक्ष बन गए थे, उसके निदेशक डायरेक्टर उनके वो बन गए थे, वो चले थे। तो देखिए हजारी प्रसाद द्विवेदी जो है वो साहित्य की उस परंपरा तक जाते हैं, बिल्कुल अंदर तक चले जाते हैं। नंबर 1 बात तो ये है, वहाँ तक जाते हैं। और क्योंकि वो संस्कृत के पंडित हैं, संस्कृत के जानकार हैं। देखो जो केवल हिंदी का जानकार होगा ना, वो हिंदी तक तो उसकी पहुँच है बेचारे की, लेकिन वो पाली और प्राकृत को लांग करके संस्कृत और छांदस तक पहुँच जाए, ये शक्ति हजारी प्रसाद द्विवेदी में ही थी। हैं, तू अपनी माँ की बात जानता कि भाई नानी और परनानी और सकल नानी और अकड़ नानी लकड़ नानी, मैं उसकी भी बात तुझे बताने को तैयार हूँ।
तो हजारी प्रसाद द्विवेदी की एक विशेषता तो ये थी कि संस्कृत के पंडित होने के कारण से वो हिंदी की इस सीमा को लांघ सकते थे और लांघे। दूसरी बात ये थी कि उन्होंने अपने वर्चस्व से, अपने परिश्रम से, अपने अध्यवसाय से उन्होंने वो हासिल कर ली, वो क्षमता कि उन्होंने अंग्रेजी के दार्शनिकों को, लोकवार्ता शास्त्रियों को नहीं छोड़ा, भाषा वैज्ञानिकों को नहीं छोड़ा, उन सबको चबा गई, सबको जो पी गई। तो उन्होंने उनकी भी व्याख्या कर डाली, उनके उदाहरण दिए, और उनके जहां उनको ये लगा कि इसका समर्थन करना है वहां उन्होंने मिथक शब्द दिया। अब मिथक शब्द जो दिया, अब बहुत से लोग कहेंगे कि पुराण, अरे भाई पुराण का पर्यायवाची मिथक नहीं है। पुराण की परिभाषा पुराणों ने अलग से दी है। पुराण तत्व आप उसे कह सकते हैं। तो पुराण तत्व दो शब्द हो जाएंगे, मिथक उन्होंने एक ही शब्द ले लिया। अब मिथक तो इसी प्रकार से उन्होंने जो विवेचनाएं की हैं वो विवेचना इसी आधार पर नहीं की है जिस आधार पर ये लोग साहित्य की अच्छाई और बुराई और मूल्यांकन फलांकन ये सब करते कराते हैं। उन्होंने उनकी जड़ों को तलाश किया है, उसके मूल को तलाश किया है, उसकी परंपरा को तलाश किया। सारी संस्कृति के सूत्र एक साथ लेकर के चल रहे हैं। जब वो सूरदास की बात करते हैं तो उन्होंने कहा भाई यदि केवल सूरदास को पढ़ोगे तो सूरदास को नहीं जान पाओगे। आपको भक्ति की वो प्रवृत्तियां भी देखनी होंगी जो तमिल में उस समय थीं, जो तेलुगु में उस समय थीं, बंगाली में उस समय थीं। और उन्होंने कहा कि ये जो सांस्कृतिक भारत है, ये सांस्कृतिक भारत एक दूसरे से ऐसा सिला हुआ है कि उसका एक टांका मालाबार में है, दूसरा टांका कश्मीर में है, तीसरा टांका तमिल में है, चेन्नई में है। तो इन टांकों का अध्ययन करना होगा। हिंदी को इतना छोटा मत बनाइएगा। हिंदी सारी भारतीय भाषाओं के साहित्य से जुड़ा हुआ है और शांति निकेतन इस बात का जो है वो प्रमाण था और इस बात का कार्य कर रहा था उस जमाने में। तो वो बात उनके दिमाग में थी, और उसको उन्होंने अप्लाई भी किया। उन्होंने जो ललित निबंध लिखे या जो भी कार्य किया, जो व्याख्यान दिए या जो चीज़ें उन्होंने जो करी हैं, उसमें उन्होंने वो अखिल भारतीय जो रूप है ना, केवल हिंदी की बात नहीं। सूरदास की जब बात करी तो उन्होंने दूसरे जो भक्त कवि हैं दूसरे प्रांतीय भाषाओं के, उनके भी उन्होंने संदर्भ दिए, उन्होंने रेफरेंस उसमें दिए। तो इनका जो दृष्टिकोण था वो दूसरे आचार्यों के लोगों से कहीं व्यापक था, क्योंकि वो सारे भारत के संस्कृति को अपने साथ लेकर के चल रहे थे और संस्कृत के प्रकांड पंडित थे, पाली के प्राकृत के पंडित थे। इसलिए उनकी जो बात है उनकी, और फिर अंग्रेजी को उन्होंने जो है जानबूझ करके अपने श्रम के द्वारा, अपने अध्याय से उन्होंने अर्जित किया। तो इस प्रकार से वो नए और पुराने दोनों का समन्वय बन गए, उन्होंने दोनों का सामंजस्य उन्होंने किया। हजारी प्रसाद द्विवेदी की बात बड़ी गहराई की बात है यार, बहुत गहराई में चला गया वो आदमी, बहुत गहराई में था। विजयनिवास मिश्र जी से उनके बड़े ललित संबंध थे। मतलब बनारस के लोग जो है ना वो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के पास गए और उनसे कहा कि वो पंडित जी ने तो आने के लिए कह दिया है। अच्छा पंडित जी आ रहे हैं, ठीक है तो हम भी आएंगे। जबकि पंडित जी के पास वो नहीं गए, बस ही कह दिया। अब वो विजयनिवास जी के पास गए, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने स्वीकृति दे दी है। अरे तो द्विवेदी जी ने स्वीकृति दे दी है तो फिर हम आ जाएंगे। तो इस ढंग से जो है लोग उनको थोड़ा सा हैंडल करते थे, जरा वैसा करके कर देते, वो मान भी जाते थे। बाद में कहते भाई मैं तो तुम्हारी वजह से, मैं भी आपकी वजह से ही आया। तो इस प्रकार से उनके ऐसे संबंध थे वो। तो जब उनको बात मालूम पड़ जाती थी कैसे कैसे बात हुई, कोई ऐसे बात हुई तो वो कहते थे भाई इन्होंने कपट किया हमारे साथ। तो लेकिन लोगों को उस कपट में आनंद मिलता था तो वो भी कपट का बुरा नहीं मानते थे कि चलो इस बहाने से मिल तो लिए। तो मतलब ये हजारी प्रसाद द्विवेदी एक ऋषि परंपरा का व्यक्ति था। अच्छा, अरे तत्वदृष्टा को ऋषि कहते हैं यार, और उन तत्व का प्रतिपादन किया उन्होंने।